नमस्कार। आज हम बात करेंगे अन्नामलई के जो भाजपा से छोड़ा है उसके पीछे की कहानी। भाजपा की दो गलतियां, इन दो गलतियों की वजह से तमिलनाडु का पूरा पॉलिटिक्स भाजपा पे भारी पड़ गया। अन्नामलई के छोड़ने की जो वजह बनी वो यही दो गलतियां थी। और पिछले 3-4 सालों में क्या क्या किया भाजपा ने, अन्नामलई क्यों नाराज हुए, इस बीच में जो एस गुरुमूर्ति जो बीच में जुड़े और अन्नामलई को मनाने की जो 2-3 दिन से कोशिश हुई, अमित शाह के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी उसमें क्या क्या बातचीत हुई, उसके बाद भी क्यों बात नहीं बन पाई, इन तमाम चीजों को बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि अन्नामलई छोड़ चुके हैं, ये सबको मालूम है, सब जानते हैं कि अब वो अपनी नई राह पकड़ चुके हैं। और उन्होंने आज सोशल मीडिया पे लाइव भी किया, उन्होंने बताया भी कि अब वो एक जन संपर्क अभियान कर रहे हैं, नई पार्टी खड़ी कर रहे हैं, स्क्रैच से बिल्कुल जीरो से पार्टी को खड़ी करके और 2031 के चुनाव में जीतने की पूरी रणनीति की आज उन्होंने घोषणा की। एक पुरानी 2002 का उनका एक प्लेटफॉर्म है बी द लीडर .org, उसके बारे में उन्होंने बताया कि सब लोग इसमें जुड़े। और उन्होंने ये भी बताया कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में या विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, जैसा कि विजय ने किया। विजय टीडीपी के जो जीत है टीवीके की, वो सिर्फ ये था विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें खड़ा किया, उनकी लोकप्रियता के बल पे वो सत्ता में आ गए। अन्नामलई का जो प्लान है वो ये है कि पंचायत 30,000 जो है पंचायत और नगर पालिकाओं के सब जो चुनाव होने सदस्यों के, वहां से वो पार्टी खड़ी करेंगे। ये तो उनका प्लान है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ये दो गलतियां क्या हैं उन बीजेपी की। लेकिन उन दो गलतियों के पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि जो बीच में बातचीत हुई अमित शाह और अन्नामलई की, उसमें एस गुरुमूर्ति भी आए, उसमें बाकी लोग भी आए, 2-3 दिन का समय लग गया। सुबह आना था अन्नामलई को और शाम को जाना था और घोषणा कर देनी थी, लेकिन 2 दिन वो यहीं रुके। आज जाके उन्होंने घोषणा की। इस चीज को समझते हैं दरअसल जब उनकी नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी और जो BL संतोष हैं संगठन महासचिव भाजपा की मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि भाई मैं इसे छोड़ना चाह रहा हूं और भाजपा से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं अपना एक पार्टी खड़ी करके एक आंदोलन खड़ा करना चाह रहा हूं और एक पूरी व्यवस्था वहां करने चाह रहा हूं जो भाजपा के साथ रह के नहीं हो सकता। यही बात लेके वो गए थे अमित शाह के पास। लगभग आधे घंटे 45 मिनट की बातचीत हुई और दोनों नेता जो तमिलनाडु में नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जो चीजें टीवीके के सत्ता में आने के बाद, वो उन सारी परिस्थितियों पे दोनों में चर्चा हुई और दोनों सब एक मत थे। दोनों का ये बात था कि अब वहां एक बड़ा जो है वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और एक नई पार्टी के लिए एक नई जगह बन रही है। अमित शाह का कहना था कि वो जगह भाजपा भी भर सकती है, क्योंकि डीएमके जो है और टीवीके दोनों का सपोर्ट बेस एक है। टीवीके का थोड़ा सा यूथ में अलग है, वो विजय चूंकि बड़े अभिनेता वहां पे हैं, उनका अपना फैन फॉलोइंग है, जिसके कारण से यूथ में भी उनका है जो कास्ट लाइन और सब कुछ के अलग जाकर पड़ता है। लेकिन वैसे अगर आप सोशल बेस देखेंगे तो जो वोट बैंक है माइनॉरिटी का, बाकी का, वो सब लगभग सेम है जो डीएमके का है। और इसीलिए आप देखिए कि डीएमके के साथ वाली जितनी पार्टियां थी, वो जैसे ही टीवीके आई तो सब स्वाभाविक रूप में चले गए वहां पे और एक समर्थन कर दिया। डीएमके नाराज उससे है, जो इंडी गठबंधन कहे, इंडिया गठबंधन कहे, उससे बाहर भी निकल आए ये लोग। उसमें जो वीसी के पार्टी दलितों वाली है वो भी है, कांग्रेस भी है, सीपीआई सीपीएम भी है, उसमें ऑल इंडिया इंडियन मुस्लिम लीग भी है। तमाम पार्टियां जो थी वो अलग आके उनके साथ वो चली गई। कुछ लोग जो हैं वो इसका मतलब ये है कि वो सेम बेस है जो मैं कह रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब एक सेम सोशल बेस की दो पार्टियां हैं और वहां पे मुख्यमंत्री बन गए हैं विजय, और 2029 के बाद अब डीएमके के लिए वहां कुछ बचा नहीं है।
डीएमके के ऐसे भी स्टालिन भी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। वो उदयनिधि स्टालिन को आगे करना चाह रहे थे, लेकिन उसका वो करिश्माई नेतृत्व जो करुणानिधि वाला था और जो लीगेसी लेकर के स्टालिन सत्ता में आए, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। विजय उनके वोट बैंक को बिल्कुल एकदम हड़पने की स्थिति में है और हड़प रहे हैं। दूसरी बात कि जो एआईडीएमके है वो भी बिल्कुल खत्म हो रही है। एआईडीएमके में खास तौर पे एक था कि जो प्रो नेशनलिस्ट और थोड़ा सा हिंदुत्व वाला जो पॉलिटिक्स था, जिसके कारण से एआईडीएमके को स्वाभाविक मित्र बताया जाता है कि भाई इनके स्वाभाविक मित्र हैं बीजेपी के, और गठबंधन जो है स्वाभाविक है एआईडीएमके के साथ, इसलिए उतना लंबा चला भी। डीएमके के साथ थोड़ा सा वाजपेयी के समय में हुआ था 2 साल 3 साल के लिए गठबंधन, लेकिन वो उसके बाद 2003 में वो खत्म हो गया, क्योंकि वो लंबा चलना नहीं था वो गठबंधन, क्योंकि बेमेल गठबंधन था वो। अब एआईडीएमके के साथ जो स्थिति हो गई है कि खास तौर पे जो ये हैं ई पलानीस्वामी हैं, ईपीएस जिनको बोलते हैं, कि ईपीएस का जो एरोगेंस है और किसी को साथ नहीं लेके चलना है, और चुनावी जो गलतियां रही उनकी वो भारी पड़ गई, और वो अब जगलता वाला न करिश्माई नेतृत्व है, न वहां संगठन करता कोई है ही नहीं उस ढंग से, और इसलिए तीसरे नंबर पे सिमट गई। 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का पूरा लाभ जो है वो विजय को चला गया, टीवीके को चला गया, और थोड़ा बहुत ग्राउंड जो सत्ता में थी तो वो बचाने में सफल रही डीएमके, इसलिए जो विपक्ष की जो भूमिका है उसी को मिली है। यानी कि ये दोनों पार्टियों का जो सोशल बेस है वो खत्म हो रहा है, और सोशल बेस जब खत्म होता है तो वहां की एक नई पार्टी के लिए एक जगह बन रही है। दोनों जो बातचीत हो रही थी, दोनों इस मुद्दे पे अन्नामलई भी सहमत थे और अमित शाह भी सहमत, इसलिए अमित शाह ने उसमें उनको कहा कि भाई अगर आप खड़ी करना चाह रहे हो, जो करना चाह रहे हो आप करो, आप भाजपा के झंडे के नीचे कर सकते हो, भाजपा के बैनर के नीचे आप कर सकते हो, और भाजपा का इसमें पूरा सपोर्ट रहेगा। वो उन्होंने कहा भी उस दिन कि हम इस पर विचार करते हैं और ये करते हैं, कुछ लगा कि बात हो जाएगी, और ये मतलब संकेत दिया गया कि हो सकता है कि अन्नामलई नहीं जाए, और जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसको पूरी करने के लिए एस गुरुमूर्ति को बुलाया गया चेन्नई से, क्योंकि एस गुरुमूर्ति को वो अपना मेंटोर मानते हैं अन्नामलई, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वो बीच में आए, वो भी अपनी बात समझाने में उस ढंग से सफल नहीं रहे, क्योंकि जो शर्तें उनकी थी, नयनार नागेंद्रन जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको बुलाया गया, लेकिन जो शर्तें थी अन्नामलई की, वो शर्तें अमित शाह को मंजूर नहीं थी कि बड़ी पार्टी के रूप में वो नहीं कर सकते हैं। वो ये नहीं कर सकते हैं कि तमिलसाई जो हैं उनको भी निकाल दो, जो वो वनिता जो हैं जो राष्ट्रीय महिला वनिता श्रीनिवासन जो राष्ट्रीय महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं उनको भी निकाल दो, नयनार को भी निकाल दो, जितने पुराने नेता हैं सबको साइड लाइन कर दो, ये किसी काम के नहीं हैं, सब मेरे खिलाफ लगे रहते हैं और इनको सब मैं ही चलाऊंगा, पार्टी मैं ही करूंगा, तो ये भाजपा नहीं कर सकती। भाजपा ने, अमित शाह ने ये दिया संकेत कि भाई अगर आप एकोमोडेट करो तो इनको दूसरी जगह भेजा जाएगा, आपको हम खुली छूट भी दे सकते हैं, आपको हम काम भी दे सकते हैं, आपको जो चाहिए वो हमारी तरफ से मिलेगा, लेकिन पार्टी का जो फैसला है वो तो केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा, वो सब कुछ आप नहीं करेंगे। तो ये जुटे भी, लेकिन बात नहीं बनी। दरअसल जो इनका अन्नामलई का था कि वो हम स्क्रैच से इसलिए शुरू करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई बैगेज ना हो, जैसे टीवीके के ऊपर कोई बैगेज नहीं है, वो बिल्कुल फ्रेश पार्टी है और फ्रेश पार्टी पे लोगों ने भरोसा किया, उनकी लोकप्रियता भी थी। अन्नामलई का ये मानना था कि बिल्कुल अगर हम फ्रेश पार्टी होते, हमारे ऊपर कोई बैगेज उत्तर दक्षिण का, हिंदी तमिल का विवाद, हिंदुत्व का मुद्दा, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ तमिल प्रथम। और इसलिए आज अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमें हमेशा ये द्वंद्व होता था कि मैं भाजपाई पहले हूं या मैं तमिल पहले हूं, और ये जो द्वंद्व है इससे मैं आज मुक्त हो गया, मैं तमिल पहले हूं, यानी कि तमिल अस्मिता और तमिल प्राइड की बात जो है, तमिल गौरव की बात जो है, वो लेकर के वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसलिए उनका तर्क था कि भाजपा हमारे लिए फिट नहीं बैठता है। ये तो बात हुई, लेकिन जो गलतियां थी जिसके कारण ये सिचुएशन आज पैदा हुई कि बिल्कुल जीरो पे भाजपा पहुंच गई है, वो गलतियां बड़ी थी। वो पहली गलती 2024 की थी। 2023 में 24 के इलेक्शन के पहले जब जयललिता के खिलाफ
अन्नामलई ने बयान दिया और जिसके कारण एआईएडीएमके वाले नाराज हो गए, वो एक बड़ी चीज थी। उसमें भाजपा एआईएडीएमके के साथ जाके इनको रोकने के बजाय वो चर्चा हुई थी उस वक्त। जो मिली जानकारी है कि एक बैठक थी और उस बैठक में अमित शाह का ये कहना था कि हमें एआईएडीएमके के साथ ही रहना चाहिए 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी डीएमके के खिलाफ है और हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बीएल संतोष जो देख रहे थे, जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अगर जीतेंगे, वहां लड़े भी तो हमें 5-6 सीटें मिलेंगी लड़ने के लिए और 5-6 से ज्यादा हम जीत नहीं पाएंगे एआईएडीएमके के साथ। और अगर हम अन्नामलई के साथ जाते हैं तो अन्नामलई की लोकप्रियता जिस ढंग से बढ़ रही है और लोकप्रियता थी भी, वो हमें कम से कम 5-6 तो हम वैसे जीत लेंगे। और उस बैठक में प्रधानमंत्री का कहना था कि नहीं, ठीक है, जो बीएल संतोष बोल रहे हैं उसी बात पे हमें आगे जाना चाहिए। ये तय हुआ। वो गए और 0 पहुंच गए, क्योंकि वो दोनों अलग अलग लड़े। भाजपा को कुछ नहीं मिला और इनको भी नहीं मिला। उसके बाद जब उसका रिव्यू हुआ और जब दोनों का वोट बैंक देखा गया, सीट वाइज जब हुआ, तो ये लगा कि अगर साथ लड़ते दोनों तो लगभग 30 सीटें जीत लेते दोनों मिला करके, और 5-6 बीजेपी की होती और 25 के आसपास 24-25 सीटें एआईएडीएमके को जीती। जो 2024 का जो संकट हुआ, 240 सीटों पे भाजपा सिमट गई, वो उसमें 5 सीटें ज्यादा होती और एक 25 सीटों वाला गठबंधन भी होता। जो टीडीपी और जो इस पे एनडीए में बिहार पे जो जेडीयू पे जो निर्भरता है, वो निर्भरता भी कम होती, अकेले उस पे होता और गठबंधन बड़ा होता। तो ये जब गलती का एहसास हुआ कि हमने गलती कर दी, इसके बाद एक और बड़ी गलती हो गई। वो गलती ये थी कि दोबारा एआईएडीएमके के साथ जाने की। ये हुआ कि भाई अगर हम एआईएडीएमके के साथ ये चीजें हैं और इतने इतने सीटें जीत रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, तो हम अगर साथ में लड़ेंगे तो वहां पे सत्ता में आ सकते हैं। और शुरू में आपने अमित शाह के बयान भी सुने होंगे, वो कह रहे थे कि भाई अगली बार जो है वो हम वहां पे जीत रहे हैं, हमारी एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन वो भूल ये थी उनकी कि उन्होंने भरोसा कर लिया ईपीएस पे, ई पलानीस्वामी पे। ई पलानीस्वामी के एरोगेंसी की वजह से अमित शाह का पूरा प्लान फेल हो गया। और वो दिनाकरण को लेने में, शशिकला को जोड़ने में, बाकी जो फ्रैक्शन है, ओपीएस जो हैं, पनीरसेल्वम जो थे, वो पनीरसेल्वम जो मुख्यमंत्री थे, उनको साथ लाने में, वो सब खत्म हो गया। अंत में ओपीएस भी जो है वो डीएमके के साथ चले गए थे। ये एक बड़ी गलती हो गई। अगर आपने पूरा इन्वेस्ट किया था अन्नामलई के ऊपर, तो उस पर टिके रहते, उनको फ्री हैंड दिए रहते, तो जो साइडलाइन करने की जो नौबत आ गई कि आपने ईपीएस को खुश करने के लिए आपने बिल्कुल वहां पे प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, वो नयनार नागेंद्रन को बना दिया, अन्नामलई की भूमिका बिल्कुल अलग कर दी। जो पार्टी के टिकट बटे उसमें भी उनको नहीं पूछा गया। जो पूरा का पूरा चुनाव प्रचार अभियान जो बना, उसमें अन्नामलई की भूमिका सीमित करी, यानी कि अन्नामलई बिल्कुल वहां पे अलग थलग कर दिए गए थे। और वहीं से ये बात हो गई कि अन्नामलई ऐसे अलग थलग होकर के नहीं रह सकते। एक गलतफहमी भी हुई अन्नामलई को, और वो देखना है कि वो कैसे होगा। कि उनको ये लगा, और लोग कहते भी हैं, आपने भी चैनलों पे तमाम जगह जो चर्चा हो रही है उसमें सुना कि अन्नामलई के साथ अगर भाजपा लड़ी तो उसको 11% वोट मिल गए। लेकिन वो नहीं कहते कि 2024 में 27 सीटों पे भाजपा लड़ी थी। पहली बार 27 सीटों पे भाजपा ने उम्मीदवार खड़े किए थे, और अगर उसको विधानसभा में ट्रांसलेट करेंगे तो 160-170 सीटें पहुंचती हैं वो। तो उतने सीटों पे अगर कोई उम्मीदवार खड़ा करेगा तो 10% 11% वोट आता ही आता। अभी जो कहा रहा है कि 3% भाजपा को वोट आए, वो इसलिए आए कि भाजपा को केवल 25 सीटें मिली। अब 25 सीटों पे अगर उम्मीदवार ही खड़े कर रहे हो और उसमें भी टफ सीटें आपको मिल रही हैं, तो वो ट्रांसलेशन गलत है वो। लेकिन ठीक है, लोग वो करते हैं, उसमें बहुत कुछ नहीं कहा सकता। लेकिन हाँ, ये एक बात ये निश्चित रूप से है कि ये जो 2 गलतियां थी, कि एक पहली गलती कि पूरी की पूरी तरह से अन्नामलई के साथ जाना और एआईएडीएमके को छोड़ देना, और उसका खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ा।
दूसरी बड़ी गलती थी कि ईपीएस पे भरोसा करना, एआईएडीएमके के साथ जाना और उसके कारण से अन्नामलई को बिल्कुल किनारे कर देना। ये दोनों गलतियों का परिणाम है कि आज अन्नामलई जो हैं वो भाजपा से बाहर हैं, अपनी अलग राह देख रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।